हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान और आज हम फिर लौट आए हैं स्टूडियो की इस गर्मजोशी भरी रोशनी में लेकर वो सारे खेल की कहानियां जो इस हफ्ते रही चर्चा में। पिछले 2 हफ्तों में हमने आपको थोड़ा हट के अंदाज में खबरें सुनाई। पहले मुंबई के मशहूर जुहू बीच से एक स्पेशल एपिसोड और फिर इंडिया की फिजिकली डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के हेड कोच रोहित झलानी के साथ स्पेशल इंटरव्यू एपिसोड। उम्मीद है कि आपने वो एपिसोड्स एंजॉय किए होंगे। आज हम फिर तैयार हैं इस हफ्ते की स्पोर्ट्स की धमाकेदार दुनिया को आपके सामने पेश करने के लिए। आईपीएल से लेकर बैडमिंटन और चेस तक हर खेल की हलचल है इस एपिसोड में। और हाँ, उस सवाल पर भी बात होगी जो इन दिनों हर क्रिकेट फैन के दिल में है। क्या हमने आखिरी बार देखा एमएस धोनी को मैदान पर एज एन एक्टिव क्रिकेटर? साथ ही एक स्पेशल झलक वानखेड़े स्टेडियम की भी, जो इस साल पूरे कर रहा है 50 साल। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक शानदार स्पोर्ट्स जर्नी के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज के साथ। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ मुकाबलों ने जबरदस्त रोमांच पैदा किया है। एक तरफ जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 9 साल बाद फाइनल में जगह बनाई, वहीं मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स अब क्वालिफायर 2 में आमने सामने होंगे। फाइनल में जगह बनाने के लिए रविवार को बड़ा मुकाबला तय है। देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। आईपीएल 2025 का प्लेऑफ हफ्ता न्यू चंडीगढ़ के मैदान पर जबरदस्त रहा। क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को महज 101 रनों पर समेटकर 8 विकेट से जीत दर्ज की और सीधे फाइनल में पहुंच गई। ये आरसीबी की 2016 के बाद पहली फाइनल एंट्री है, यानी पूरे 9 साल बाद। और इस बार टीम संतुलित दिख रही है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में धार। जोश हेजलवुड और स्पिनर सुयश शर्मा ने पंजाब के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। आरसीबी के फैंस को उम्मीद है कि इस बार कोहली अपना पहला आईपीएल खिताब जीत सकते हैं। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 614 रन बनाए हैं और टीम का प्रदर्शन इस बार बॉलिंग में भी शानदार रहा है, जो पहले अक्सर उनकी कमजोरी रही है। वहीं क्वालिफायर एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 20 रन से हराया। रोहित शर्मा ने 81 रन की शानदार पारी खेली और मुंबई ने 228 का विशाल स्कोर खड़ा किया। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने जरूर संघर्ष किया, लेकिन बुमराह और रिचर्ड ग्लेसन की सटीक गेंदबाजी के आगे टाइटंस की पारी 208 रनों तक ही सिमट गई। अब रविवार को न्यू चंडीगढ़ में एक और बड़ा मुकाबला होगा। मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स का क्वालिफायर 2। जो टीम जीतेगी वो सीधे पहुंचेगी फाइनल में, जहां पहले से तैयार खड़ी है विराट कोहली की आरसीबी। तो क्या इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कोहली के हाथों में होगी या फिर मुंबई या पंजाब में से कोई इतिहास रचेगा? इसका फैसला अब होगा रविवार को न्यू चंडीगढ़ के उसी मैदान पर। आईपीएल के इस हफ्ते के प्रदर्शन में कुछ खिलाड़ियों ने अपने खेल से सभी का ध्यान खींचा। गुजरात टाइटन से साई सुदर्शन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जॉश हेजलवुड और मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह ने अपने शानदार परफॉर्मेंसेस से टीम को मजबूती दी है। चेक करिए इनके इस हफ्ते के एक्सप्लॉइट्स। आईपीएल 2025 के इस हफ्ते में कुछ खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। गुजरात टाइटंस के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने इस सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाकर इतिहास रच दिया है और वे आईपीएल के एक सीजन में ये मुकाम हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। ऑरेंज कैप की रेस में वह सबसे आगे हैं और यह हफ्ता भी उनके लिए बेहद खास रहा। मुंबई इंडियंस के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में 49 गेंदों पर 80 रनों की पारी खेली। जब तक वे क्रीज पर थे, गुजरात की जीत की उम्मीदें जिंदा थी। साई खुद भी अपने प्रदर्शन को सीखने का जरिया मानते हैं, जो उनके आने वाले क्रिकेट करियर की दिशा दिखाता है। Thinking on those lines are because if you see about the season, I have a lot of things to improve as a T20 batter. There are so many facets of the game or so many sector I should improve when I when I play T20 again. So I'm focusing more on that. I mean, it's good to see that I had a good season or I was consistent enough for my team. But I think when the job's not finished, you don't get that ultimate satisfaction when you get back to your home.
वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड ने चोट से वापसी करते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ 3 अहम विकेट झटके और टीम को 9 साल बाद फाइनल में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस सीजन में उन्होंने कुल 21 विकेट लिए हैं और पर्पल कैप की रेस में तीसरे नंबर पर हैं। I mean, you can train all you want, but I think playing the game, playing T20 cricket, you're learning all the time. So, yeah, that's probably the main thing I think that's, made me improve as a T20 bowler. It's purely the opportunity and the learning from the experiences. उधर मुंबई इंडियंस और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी इस हफ्ते अहम योगदान दिया। हालांकि गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में उन्हें ज्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देना एक हाई स्कोरिंग मैच में निर्णायक साबित हुआ। अब तक के सीजन में बुमराह के 18 विकेट हो चुके हैं और वह IPL इतिहास में 7वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। He's a massive asset for us, the experience that he carries through to the team and the situations that he's been bowling for us as well. So we worked around that and it's great to have him around the group, the experience that he brings, talking to Ashwini in that last over before he bowled that as well. Those things, it's very, very important. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने न केवल उनकी टीमों को मजबूती दी है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में उनके महत्व और निरंतरता को भी साबित किया है। IPL चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन सीजन के आखिरी मैच में एक और सवाल हर किसी के जहन में था। क्या यह धोनी का आखिरी मैच था? गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली शानदार जीत ने टीम को थोड़ा सुकून जरूर दिया, लेकिन अपने थाला को अलविदा कहने को शायद कोई भी तैयार नहीं था। IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर भले ही उम्मीदों पर खरा न उतरा हो, लेकिन आखिरी मुकाबले में गुजरात टाइटंस पर 83 रन की जीत ने एक सकारात्मक अंत जरूर दिया। लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चा में रहा एक सवाल, क्या ये MS धोनी का आखिरी मैच था? धोनी ने पूरे सीजन में 196 रन बनाए, औसत रहा 24.50 का, स्ट्राइक रेट 135, लेकिन पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनकी बल्लेबाजी पोजीशन को लेकर सवाल उठते रहे। फिर भी मैदान में उनका असर हमेशा की तरह बना रहा, सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि माहौल में भी। मैच के बाद अब उनसे भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 4 से 5 महीने का ब्रेक लूंगा, फिर देखूंगा शरीर कैसा महसूस करता है। इतना कहकर धोनी ने एक बार फिर फैंस को इंतजार की हालत में छोड़ दिया और फैंस वो तो जैसे अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब धोनी मैदान पर नहीं होंगे। भले CSK इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाई, लेकिन मैं फिर भी CSK को हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। We are here to support Dhoni only for CSK. Who gets the cup? Who gets the India proud? Only Mahendra Singh Dhoni. That's it. अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में धोनी क्या फैसला लेते हैं, लेकिन फैंस के लिए तो उम्मीद हमेशा रहेगी कि अगला सीजन भी धोनी के साथ ही शुरू हो। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन में भारतीय उम्मीदें अब सिर्फ एक जोड़ी पर टिकी हैं। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है और वो भी दुनिया की नंबर 1 जोड़ी को हराकर। चेक दिस नेक्स्ट स्टोरी। भारत के सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2025 के पुरुष युगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को उन्होंने दुनिया की नंबर 1 जोड़ी मलेशिया के गोसे फी और नूर इजहुद्दीन को सीधे गेमों में 21-17, 21-15 से हराया। ये मुकाबला सिर्फ 39 मिनट चला। पहले गेम में सात्विक चिराग की जोड़ी 11-8 से बढ़त लेकर लगातार दबाव बनाते रहे। दूसरे गेम की शुरुआत में भले ही 6-5 से पिछड़ गए हों, लेकिन उसके बाद उन्होंने खेल पर पूरी पकड़ बना ली और मैच को आसानी से अपने नाम किया। दिलचस्प बात यह है कि इस सीजन में जब दोनों जोड़ियां इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में भिड़ी थीं, तब मलेशियाई जोड़ी विजयी रही, लेकिन इस बार भारतीय जोड़ी ने हिसाब बराबर कर दिया और अब तक इन दोनों के बीच 6 मुकाबलों में 4 बार सात्विक चिराग ही जीत चुके हैं। लगभग 2 महीने की चोट और बीमारी के बाद वापसी कर रहे सात्विक और चिराग इस साल पहले ही मलेशिया ओपन और इंडिया ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं। अब सिंगापुर ओपन में उनका तीसरा सेमीफाइनल है।
भारत के बाकी खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। गुरुवार को HS प्रणय और PV सिंधु की हार के साथ सिंगल्स अभियान भी खत्म हुआ। महिलाओं के डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में भी भारत की चुनौती समाप्त हो चुकी है। अब नजरें सिर्फ एक जोड़ी पर हैं, जो शनिवार को मलेशिया के तीसरे वरीय और 2 बार के ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आरोन चिया और सो वुई यिक के खिलाफ सेमीफाइनल में उतरेंगे। इनफैक्ट अभी जब हम इस शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त सात्विक चिराग का सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। क्या सात्विक और चिराग इस बार फाइनल में जगह बना पाएंगे? सारे देश की उम्मीदें अब उन्हीं पर टिकी हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के चौथे दिन के बाद भारत मेडल तालिका में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। भारतीय एथलीट्स चैंपियनशिप में अब तक काफी संतुलित और दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक से लेकर फील्ड तक हर इवेंट में भारत की मौजूदगी महसूस की जा रही है। कोरिया में चल रही इस प्रतियोगिता में शुक्रवार को भारत ने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह, महिलाओं की हाई जंप में पूजा और हेप्टेथलॉन में नंदनी अगसारा ने गोल्ड जीते। वहीं पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिल्वर मेडल हासिल किए। चीन अब भी टॉप पर है, जबकि भारत और जापान उसके पीछे है। इवेंट का आज लास्ट डे है और भारत के पास अब तक 18 मेडल हैं, जिनमें 8 गोल्ड शामिल हैं। प्रेस्टिजियस नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के पहले हफ्ते में भारत के शतरंज खिलाड़ियों ने मिली जुली शुरुआत के बाद अब लय पकड़ ली है। चौथे राउंड में ही गुकेश, कोनेरू हम्पी और वैशाली रमेश बाबू ने आर्मगेडन टाई ब्रेक्स में जीत दर्ज करी, अंक तालिका में मजबूती से वापसी करी है। खास बात यह है कि शुरुआत में संघर्ष कर रहे गुकेश अब धीरे धीरे टॉप फॉर्म में लौटते नजर आ रहे हैं। चेक करिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। नॉर्वे चेस 2025 के चौथे राउंड में डी गुकेश ने फेबियानो करुआना के खिलाफ क्लासिकल गेम ड्रॉ कराया और फिर आर्मागेडन टाई ब्रेक में अहम जीत दर्ज की। ये जीत इसलिए खास थी क्योंकि गुकेश ने टूर्नामेंट की शुरुआत लगातार 2 हार के साथ की थी, पहले मैग्नस कार्लसन और फिर अर्जुन एरिगेसी के खिलाफ। तीसरे राउंड में उन्होंने हिकारू नाकामुरा के रॉक ऑफर को 30वीं चाल पर ठुकराया और खेल जीतकर अपने आत्मविश्वास का संकेत दिया। गुकेश हाल ही में रोमानिया में आयोजित सुपर बेट क्लासिक में 10 में 9वें स्थान पर रहे और इस साल टाटा स्टील चेस को छोड़कर उनके लिए परिणाम अनुकूल नहीं रहे हैं। लेकिन नाकामुरा और अब करुआना पर मिली जीत से वो लय में लौटते दिख रहे हैं। वहीं कोनेरू हम्पी ने भी चौथे राउंड में आर्मागेडन टाई ब्रेक में जीत हासिल की और फिलहाल महिला वर्ग की अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई हैं। वहीं वैशाली रमेश बाबू ने अन्ना मुझचुक को आर्मागेडन में हराया और प्रतियोगिता में अपने अभियान को मजबूती दी। पहले 3 राउंड्स में उन्होंने लगातार स्थिर प्रदर्शन दिखाया है। अर्जुन एरिगेसी को इस राउंड में मैग्नस कार्लसन से हार का सामना करना पड़ा, जिससे कार्लसन ने टूर्नामेंट में बढ़त फिर से हासिल कर ली है। टूर्नामेंट्स के अभी कई राउंड बाकी हैं और अगले 1 हफ्ते तक मुकाबले जारी रहेंगे। भारत के खिलाड़ी इस समय अच्छी स्थिति में हैं और अगर यही लय बरकरार रही तो समापन के समय टॉप पोजीशन के दावेदारों में भारतीय नाम भी शामिल हो सकते हैं। कुछ स्टेडियम्स सिर्फ मैदान ही रह जाते हैं, पर कुछ एहसास बन जाते हैं। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम भी कुछ ऐसा ही है, जो कि सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में एक स्पेशल जगह रखता है। 2025 में जब वानखेड़े अपने 50 साल पूरे कर रहा है, हमें एक खास मौका मिला उस दिन वहां जाने का, जब IPL सीजन का आखिरी मैच वहां होना था। माहौल में एक्साइटमेंट थी और हर दीवार, हर स्टैंड जैसे कुछ कह रहे थे। तो आज के एपिसोड में खत्म करने से पहले हम आपको ले चलेंगे उस मैदान के भीतर जहां इतिहास भी लिखा गया और जज्बात भी बहे। यह है वानखेड़े की कहानी, जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, जुनून है। और हां, यही है घर IPL की 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस का। इस मौके के लिए हम महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस एहसास को कैमरे में कैद करने का मौका दिया। चलते हैं वानखेड़े के अंदर उस वाइब को महसूस करने जो हर क्रिकेट फैन की धड़कनों में बसती है। कुछ स्टेडियम सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनते हैं
और कुछ एहसास से। समंदर की ठंडी हवा, सामने चमचमाती फ्लड लाइट्स और अंदर एक जुनून जो शब्दों में नहीं बंधता। ये है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई का दिल और क्रिकेट का धड़कता हुआ सपना। मुंबई वो शहर है जहां भारत का पहला टेस्ट मैच खेला गया था 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ बॉम्बे जिमखाना ग्राउंड पर। उसके बाद ब्राबॉन्ड स्टेडियम ने 17 टेस्ट मैच होस्ट किए, लेकिन 70 के दशक में जब सीसीआई और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के बीच विवाद हुआ, तब जन्म हुआ वानखेड़े स्टेडियम का। 1975 में यहाँ पहला टेस्ट मैच खेला गया और आज 2025 में ये मना रहा है अपने शानदार 50 साल। हर स्टैंड का एक नाम है और हर नाम एक कहानी। गावस्कर स्टैंड, रोहित शर्मा स्टैंड और फिर सचिन तेंदुलकर स्टैंड। इन्हीं दीवारों ने देखा है लेजेंड्स को बनते हुए। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है रोहित शर्मा स्टैंड, उसके जस्ट नेक्स्ट है सुनील गावस्कर स्टैंड, और मैं थोड़ा सा कैमरा को अगर पैन करूँ तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे द सचिन तेंदुलकर स्टैंड। 3 लेजेंड्स, एक स्टेडियम, इसीलिए तो कहते हैं वानखेड़े को द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन लेजेंड्स एंड ऑफ कोर्स इंडियन क्रिकेट की धड़कन। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, लाखों आंखें, एक सपना और फिर वो छक्का जब धोनी ने गेंद आसमान में भेजी और भारत बना चैंपियन। लेकिन असल जीत तो वानखेड़े की थी, जहां सचिन ने अपना सपना पूरा होते देखा और फिर 2013 में यहीं से उन्होंने क्रिकेट से फेयरवेल ली अपने लोगों के बीच। ये मैदान सिर्फ टीम इंडिया का नहीं, ये मुंबई इंडियंस का गढ़ भी है। आईपीएल की 5 बार की चैंपियंस टीम, जिसकी ब्लू लहर जब उठती है तो पूरा स्टेडियम MI के नारों से गूंजने लगता है। रोहित शर्मा के पुल, बुमराह की यॉर्कर्स और फैंस की दीवानगी, ये सब यहाँ की मिट्टी में रच बस गए हैं। हर शहर का एक स्टेडियम होता है, लेकिन मुंबई का वानखेड़े एक एहसास है, जहाँ हर गेंद, हर मैच एक नई कहानी बन जाती है। क्रिकेट का दिल यदि कहीं धड़कता है तो वो यही है। मैं एक बार फिर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का शुक्रिया करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें वानखेड़े में ये एक्सक्लूसिव कवरेज करने का मौका दिया। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। आप हमारे स्पेशल डिजिटल सेगमेंट स्पोर्ट्स टाइम मशीन से भी जुड़िए हर शाम, जहां आपको मिलेगी सिर्फ 1 मिनट में बेहद दिलचस्प स्पोर्ट्स फैक्ट्स और रोमांचक कहानियां। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए अपडेट्स, नए हीरोज और नई एक्साइटमेंट के साथ। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।